बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबसे आगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत वेलकम और इसके साथ एक ब्रांड न्यू एपिसोड का आगाज़ करते हैं सुबह से आगे की। अच्छा अनम, आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इस वक्त भी आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो रही है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बारिश हो रही है। वैसे नॉर्मली मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मेरा दिल करता है हल्की हल्की सी बारिश होती रहे, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं एंड देन रोज़ाना जब आप एक ही मंजर देखते रहते हैं ना, तो समटाइम्स आपका दिल उकताने भी लगता है कि ठीक है अब कर लिया एंजॉय, थोड़ा सा तब्दीली आनी चाहिए, चेंज आना चाहिए। तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अच्छा मौसम आपको एंजॉय करना है, उसके लिए आपको गर्मी भी देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको शदीद सर्दी भी देखनी पड़ेगी। इसी तरह अगर बाकी मामलात के ऊपर इसको अप्लाई करें हम कि खुशी खुशी नहीं लगेगी अगर गम नहीं आता, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तगय्युर जो है ना ये आता रहे, अदरवाइज कारोबारी ज़िंदगी तो बड़ा बोर हो जाएगा। अगर बीमारी नहीं होगी तो सेहत का आपको पता नहीं लगेगा। अल्लाह ताला की वही हम जो बात कर रहे थे कल भी कि शुक्रगुजारी जो है ना वो आप में होनी ज़रूरी है। हर नेमत का आपने सुबह, हाँ बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड की आयशा ने बात की, तो ग्रेटिट्यूड होना ज़रूरी है। सुबह उठ के हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए वो सारी नेमतों के लिए जो उसने हमें दी है। जिसमें एक बात मैंने सेहत के हवाले से की है, जो लोग सेहतमंद नहीं हैं, जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं, उनसे जाके सेहत की जो कदर है वो पूछें तो उनको बेहतर अंदाजा होगा। डेफिनेटली आज़ादी की कदर जो है उनसे पूछे जिनके ऊपर दूसरे ममालिक काबिज होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामलात अगर हम अपने इर्द गिर्द ही देखें तो हमें नज़र आ जाते हैं जिसके ऊपर हम शुक्र अदा कर सकते हैं, और अल्लाह ताला का वादा है शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। उम्र जो है वो भी अगर आपको मिल जाए ना तो उसके ऊपर भी शुक्रगुजारी करनी बनती है और ये अल्लाह ताला की एक रहमत भी होती है। एक नई तहकीक जो है वो हमारे सामने आई, हमने सोचा कि आपके साथ वो शेयर करते हैं, और वो है ख़वातीन से मुताल्लिक़। अच्छा। ख़वातीन जैसे जैसे दरमियानी उम्र में दाखिल होती है ना तो उनके अंदर गुस्से के जज्बात जो है ना वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो उन जज्बात का इजहार कम करती हैं, यानी कि ये सीख जाती हैं कि उन्होंने कंट्रोल कर्टेल कैसे करना है। गुस्सा ज्यादा आता है, आप मुझे कहना चाह रही हैं कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है? अब उम्र तो देखिए सबकी बढ़ रही है, हम सब ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मुझे ये पॉइंट हमारा अनम नहीं आयशा, हम तो अभी स्वीट 16 में, ना आपने मेरी उम्र पूछनी ना मैंने आपसे पूछनी है, लेकिन मैं वैसे ही जनरल पूछ रही हूँ, आपको गुस्सा ज्यादा आता है या आपको गुस्सा कम आता है? अच्छा नहीं, वक्त के साथ साथ गुस्सा ज्यादा तो नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं थोड़ी यंग थी तब मुझे ज्यादा गुस्सा आता था, तो वो लाउबालीपन होता है ना, अभी आकर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि मैंने कंट्रोल करना। एंगर मैनेजमेंट आपको आ गई है? एंगर मैनेजमेंट वो इतने ज़्यादा मसले नहीं है कि मुझे एंगर मैनेजमेंट वाले मसले करने पड़े, लेकिन ये है कि अब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये तहकीक के अंदर सामने आया और तिब्बी जरीदे के अंदर ये शाया हुए, जिसमें ये कहा गया है कि मिड लाइफ वुमेन हेल्थ स्टडी के तहत ये स्टडी की गई है, जिसमें ख़वातीन की उम्र 35 से 55 साल के दरमियान थी, और तहकीक ये बता रही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ख़वातीन के गुस्से में इजाफा देखा गया, लेकिन उन्हें गुस्सा दबाने का हुनर भी आ गया और वो उसका इजहार कम करती है। यही बात है ना, फिर उनको एंगर मैनेजमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आ जाती है। लेकिन इसी से जो आपने तहकीक के बारे में बताया, इससे मिलती जुलती एक और तहकीक भी है, वो ये है कि ख़वातीन के रोने से मर्दों के गुस्से और जारियत में कमी आ जाती है। अच्छा, ये भी एक नई तहकीक सामने आई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तहकीक में ये बात सामने आई कि इंसानी आंसुओं में पाए जाने वाले कीमियाई मुरक्कब से एक सिग्नल खारिज होता है, और इस सिग्नल से मर्दों के जारहाना गुस्से और में जो है वो जारहाना अंदाज में कमी आ जाती है। मुझे मेरे जहन में ना वो सारे मामलात आ रहे हैं। आपने ज़िंदगी गुजारी होती है कि कहाँ कहाँ आपने ना अम्मी अब्बू से, या फिर अगर आप जो है ना जैसे आपकी शादी हुई आप किसी के साथ हैं तो आप रोके अपनी बातें मनवाते पे कि मुझे क्या क्या याद आ रहा है, मनवाया कब नहीं मनवाया। एंड पे जो हथियार है ना मेरे ख्याल से ख़वातीन के पास वो यही रह जाता है, जब फ्रस्ट्रेशन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो सामने वाले को, बस रो लो और अपना मसला हल करवा लो। जो मर्द हज़रात है ना वो समटाइम्स वो चिढ़ भी जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हर वक्त रोती रहती है ना। अच्छा, वो जनरली सबके बारे में बात करते हैं, ख़वातीन रोना शुरू कर देती है। पहली बात तो ये थोड़ी सी ज़रा दिल नर्म होता है ख़वातीन का। हाँ, अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है इस रोने धोने को तो जानबूझ के नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इमोशनल होती हैं ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा, तो वो जब उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती फिर वो उनके आंसू आ जाते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। मुझे ऐसे भी, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने रो रो कर वाकई में अपनी बातें मनवाई और एक्सप्लॉइट किया हुआ है। बहरहाल जी, एक्सप्लॉइटेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हमने भारत का जिक्र जो है ना वो नहीं भूलना है, क्योंकि भारत हर मामले को ज़रूर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। एक खबर आपको देते हैं और वो ये है कि फ़िज़ाई ताबूत जो कहलाए जाते हैं ना भारत के अंदर, मिग 21, उनको हमेशा के लिए भारत के अंदर खैर बात कहने का फैसला कर लिया गया, यानी कि अब उनको उनके फ़िज़ाई बेड़े से निकाल दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी फ़िज़ाई बेड़े में शामिल आखिरी मिग 21 लड़ाका तैयारे को भी 19 सितंबर को बाकायदा तौर पर रिटायर
करने का फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि बहुत ही अक्लमंदी का काम किया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, जितनी शर्मिंदगी इनके मिग तैयारों ने भारत की करवा दी है, अब यही बनता था। मिग 29 जो एक तैयारा है पाकिस्तान ने भी गिराया हुआ है, और इनके मिग सीरीज के कई तैयारे जो है ना वो अब तक गिर कर तबाह हो गए। कोई जंगों में गिर गए, कोई वैसे उनमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई तरबियत के दौरान गिर कर तबाह हो गए। तो ये मिग सीरीज जो है ना वो भारत को हमेशा से महंगी पड़ रही है। तो पाकिस्तान ने भी इनको मजा चखाया हुआ है, तो उनको लगा कि नहीं अब पाकिस्तान जैसे जिसको वो दुश्मन कहते हैं उसका साथ सामना है, तो ये इन तैयारों को जरा साइड पे ही करना बेहतर है, वरना हमारी शामत है। डेफिनेटली तकरीबन 100 से ज्यादा पायलट्स जो है ना इन मिग तैयारों के अंदर गिरकर वो भी अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो इंसानी जानें जो हैं वो बड़ी कीमती होती हैं और उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर आपकी टेक्निकलिटी और आपकी स्किल के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों का नहीं होता। पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो उनकी स्किल है उसको अब दुनिया मान रही है। और भारत के पास अब राफेल थे, आपको पता है राफेल के ऊपर कितना ज़्यादा वो घमंड भी कर रहे थे, उसके बावजूद अगर वो नहीं चला पाए और हमने उनके तैयारी गिरा दी। अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि 5 तैयारे गिरा दिए। और कहाँ से आपको चाहिए वैलिडेशन के वाकई में पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए हैं तैयारे। खैर जी, ये खबर हमने आपको दी। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी ज़रा मौसम की बात करनी है। आगाज़ में भी वैसे की थी, लेकिन मानसून का स्पेल जो है पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ जारी है। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं जिससे होने वाले हादसात में अब तक 234 अफराद के बारे में कहा जा रहा है जाने नंबर। और मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान में आने वाले बदतरीन सैलाबों में से एक सैलाब इस साल जो पाकिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो मूसलाधार बारिश हुई और रात गए तक फिर लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। जुड़वा शहरों की अगर हम बात करें तो वक्फे से बारिश इस वक्त भी जारी है। दरिया स्वां और नाला लई में तुग़यानी का खदशा मजीद भी है। अलर्ट्स भी जारी किए गए, सायरन भी बजाए जाते रहे हैं। रेन इमरजेंसी पंजाब में जो है वो नाफिज कर ली गई है। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काटिया साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है हम वो आपको बता रहे हैं। जो हमने मनाजिर देखे हैं, ख़ासतौर पर मैं अगर पहाड़ी इलाकों की या गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जिस तरह पत्थरों का सैलाब आ रहा है ना पहाड़ों से, दैट इज़ वेरी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और कुछ इस तरह की भी सिचुएशन है कि ये सब कुछ अब हम तकरीबन रोज़ ही इसके ऊपर सेगमेंट करें और बात करें, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें कि गिलगित में या फिर पूरे मुल्क के अंदर ऑलरेडी ये प्रेडिक्शंस की गई थी कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। और डेफिनेटली जब पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पर ये इस तरह से क्लाउड बर्स्ट की भी सूरत हाल होती है, लैंड स्लाइडिंग भी होती है। तो वहाँ पर इंतजामात क्या कम किए गए या फिर प्रेडिक्शन से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, डेफिनेटली बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। लैंड स्लाइडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है, जिसकी वजह से गिलगित में हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। 5 अफराद अभी तक जाँ भाग हुए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। अगर हम शाराए बाबू सर की बात करें नारायण की, तो वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए राइट नाउ बंद कर दिया गया। बहुत अच्छा काम किया गया है। ये शाराए कराक्रम की बहाली के बाद दोबारा इसको बंद कर दिया गया और 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिल्लास पहुँचाया गया। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो इस सिचुएशन में घूमने फिरने गए थे और ये अब उनके सर पे जो है ना वो एक खतरा। अच्छी इसमें बात एक ये सामने आई कि बाबू सर का जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, कल जिस तरह तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि वहाँ के मकामी लोगों ने उनको पनाह दी है, वो हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने अपने घरों के जो दरवाजे उनके लिए खोले हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे जो रेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उन्होंने भी वेलकम किया है उन तमाम लोगों को जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और उन्होंने ज़ाहिर है उनके शेल्टर का, फूड का सारा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कर लिया इरफान अली काटिया साहब ने, डायरेक्टर जनरल हैं PDMA के, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सिचुएशन ज़रा सबसे पहले आप बताएंगे कि पंजाब की इस वक्त क्या है, कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिशें हुई हैं या ज़रूरत से, प्रेडिक्शन से ज़्यादा अगर मैं कहना चाहूँ बारिशें हुई हैं और हालात ज़्यादा ख़राब हैं वहाँ पे, ज़रा सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त पंजाब चौथा मानसून स्पेल उसकी ग्रिप में है और पहला जो है ये मानसून का इस दफ़ा, क्योंकि थोड़ा अर्ली आगाज भी था और 25 जून से मानसून हमारे पास स्टार्ट हुआ। तीसरे स्पेल में सबसे ज्यादा बारिशें हुई, जिसमें जिहलम, चकवाल, पिंडी, नाला लई आपने ये देखा। लाहौर में 2 बड़ी बारिशें हुई। इसी तरह ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें हुई। लेकिन ओवरऑल इसको अभी हमें ये देखना होगा कि इस साल की ओवरऑल जो प्रेडिक्शन थी वो 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल रहना था पूरे पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए भी। और पंजाब में भी बिलखसूस जो हमारा ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पिंडी से लेके लाहौर तक अप टू उकाड़ा, यहाँ पे 40 से 60% बारिशें ज्यादा
ये प्रेडिक्टेड थी। और अगर मैं आज का जो डेटा है उसका एनालिसिस आपको बताऊं तो जो यकम से लेके 20 जुलाई तक 2024 में बारिश हुई थी, उससे यकम से लेके 20 तक 2025 की 71% बारिश ज्यादा है, 71% एज फार एज मामूल से ज्यादा बारिशें काटिया साहब एक्सपेक्टेड थी और प्रिडिक्ट भी किया गया था, तो क्या हमारी तैयारी उसके मुताबिक ही थी? अच्छा, मैं अब आपको इसमें तैयारी में ये बताऊं कि ये जो एक तो शॉर्ट टर्म में जितना भी पंजाब में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, वाटर कैरिंग चैनल्स और जितने भी नाला लई से लेके छोटे बड़े तमाम नाले, इनकी मल्टीपल साइकिल्स में, एक दफा भी नहीं मल्टीपल साइकिल्स में हमने डीसिल्टिंग को बारहा इंश्योर किया। और इसकी वजह है कि इतनी बड़ी बारिशों के बावजूद 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्ड टाइम में पानी की निकासी की बनाया गया। दूसरा फिर इसके बाद अब ये है कि जब अनप्रेसिडेंटेड और टोरेंशियल रेन्स होंगी तो दूसरा है कि अदारे किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं बड़े आपको एतमाद से कहता हूँ कि जो तीसरा स्पेल था जिसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई, चिकवाल, झेलम, नाला लई आपके सब इल्म में है, उसमें भी हमने विद इन रिकॉर्ड टाइम हमने 1096 लोगों को इवैक्यूएट किया, जहां 3 जगहों पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए इवैक्यूएट किया। और अच्छा, तो ये बता दें इरफान साहब, सबसे ज्यादा तबाही किन इलाकों में हुई है, किन शहरों में हुई है? ओवरऑल पंजाब में अगर कोई आप फिगर बता सकें कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं या लापता हैं? जी अनफॉर्चुनेटली मिसिंग कोई भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 135 कीमती जानों का नुकसान हुआ 4 बड़ी वजूहात की वजह से, जिसमें आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हैं, जिसमें स्विमिंग और नहरों नदी नालों में नहाने की वजह से ड्राउनिंग के केसेस, जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन है कि जो खंबे, बिजली की तारें, इनको छूने से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसमें नुकसान हुआ है वो मखदूश इमारतों में रिहाइश इख्तियार करने की वजह से जो स्ट्रक्चरल क्लैप्सेज हैं उसकी वजह से काफी सारी जानें गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दफा फिर कहूंगा कि कहीं पे भी जहां पे अगर रेस्क्यू की जरूरत थी तो पंजाब में वहां टाइमली रेस्क्यू हुआ और कोई एक भी किसी जान। इरफान साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो इदारा है पीडीएमए, इसके प्रोगेटिव में क्या क्या है? अगर हम इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करें, इस तरह के मामलात में क्या दीगर इदारों के साथ मिलकर भी काम किया जाता है, या जब इस तरह से प्रेडिक्शन की जाती है तो क्या उनको अलर्ट किया जाता है कि भाई ये होने वाला है, बारिशें होने वाली है, सैलाब आएगा, तो ये इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो या मखदूश इमारतें उनको खाली कराने का अमल? तो इसके बारे में जरा अपने इदारे का प्रोगेटिव बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएमए इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट regime एंड स्पेक्ट्रम इज कंसर्न्ड इन पंजाब। और हम न सिर्फ सीजन में बल्कि सीजन से पहले 6 माह से इसकी पूरी प्रेपरेशन चल रही होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट चल रही होती है, हमारे वेयर हाउसेज, स्टॉक्स, रिलीफ, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग इज रेडी। एंड उसके साथ साथ हम जो रेस्क्यू डबल 2 हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स है उसको असिस्ट करते हैं। अच्छा, तो इरफान साहब एक ये भी बता दें कि कितने लोग इस वक्त होमलेस हैं? जिस तरह आपने कहा कि ज्यादा जो नुकसान है वो बिल्डिंग्स, मखदूश इमारतें गिरने से भी हुआ है, तो जाहिर है उसके नतीजे में फिर बहुत सारे लोगों का घर, छत भी छिन गई होगी। कितने लोग होमलेस हैं और उनके रेस्क्यू के लिए, उनकी शेल्टर के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, इसमें ना कोई 100% और फुली कोलैप्स नहीं है। कहीं पे कोई दीवार गिरी, कहीं पे किसी एक कमरे की छत गिरी, इस तरह के नुकसान हैं। हमारे पूरे पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन से इस वक्त 731 रिलीफ कैंप्स थ्रू आउट पंजाब वो एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन रिलीफ कैंप्स पे देयर इज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। इस वक्त पंजाब में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई होमलेसनेस हो और लोग घरों की बजाय रिलीफ कैंप्स में हों। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी पीडीएमए। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन भी बता देते हैं कि अपडेट्स वहाँ से क्या आ रही हैं और अभी तक रेस्क्यू का अमल जो है ना वो कहाँ तक पहुँचा, कहाँ किन इलाकों में किया जा रहा है। हमारे साथ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है गिलगित बल्तिस्तान के ईमान शाह, वो इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा सिचुएशन बता दीजिएगा इस वक्त क्या है गिलगित बल्तिस्तान की? जी बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत इस साल जी बहुत ही ओवरनलेबल है और बहुत ज्यादा इसमें क्लाउड ब्रस्टिंग के वाक़यात हुए हैं। आपको पता होगा ये बबूसर तक का जो इलाका है वहाँ पे ये मोटेनियस एरिया है। पाकिस्तान में ग्रेजुअली एक सैलाबी सूरत पैदा होती है। यहाँ पे आपको कुछ 10, 15, 20 सेकंड भी नहीं मिलते हैं, ऊपर से सैलाब आ जाता है, संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। बदकिस्मती से जो वाक़या पेश आया था उसमें 5 कीमती जाने ज़ाया हो गई, करीबन 1.5 दर्जन के करीब गाड़ियाँ जो है सैलाब के उसमें बह गई हैं। और उसके बाद सबसे पहला हमारा काम ये था कि जो वहाँ पे फंसे हुए जो भी टूरिस्ट थे या मुकामी लोग थे उनको रेस्क्यू करना।
वो तकरीबन 48 घंटे हो गए, रेस्क्यू का काम जारी है। तकरीबन जितने वहाँ टूरिस्ट फंसे हुए थे उन सबको रेस्क्यू। कितने लोग फंसे हुए ईमान शाह साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में? इसको सवाल थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा प्लीज। कितने लोग इस वक्त भी सयाह जो हैं वो फंसे हुए गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए, हमें जितने मुमकिन हद तक हो सकता है जो टूरिस्ट जहाँ जहाँ फंसे हुए थे उन सबको तो रेस्क्यू कर लिया गया है। दुआ करें कि कोई सैलाब के मलबे तले जो गाड़ियाँ जो है, मैं आपको बता रहा हूँ करीब गई है, वो अभी इतना सैलाब इतना ज्यादा है कि वो अभी उनको जो है एक्सक्वेट करके नीचे से मलबे से निकाल के अमवात जो हो गई है वहाँ पे 5 हो गई है। एक गुज़िश्ता रोज अस्टोर में सैलाब आया, उसमें एक खातून भी सैलाब की में बह गई है। तो ये 6 टोटल अभी तक अमवात है हमारे साइड पे। तो और ये तमाम 6 के 6 लोग वहाँ पर सयाह थे या मकामी लोग भी इसमें शामिल हैं? जी, आप अस्टोर की बात कर रही है ना? मैं ये पूछ रही हूँ कि तमाम जो जान बहक होने वाले हैं, ये तमाम लोग सयाह थे? अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें 4 सयाह थे, एक लोकल था बबूसर में और एक लोकल खातून अस्टोर में। तो ये लोकल है और वो टूरिस्ट। ठीक है शाह साहब, इन द एंड ये बता दीजिएगा कि प्रेडिक्शन ऑलरेडी मौजूद थी कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी और ये फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है, ये प्रेडिक्ट ऑलरेडी किया गया था। तो प्लान क्या किया गया था ये सारी सूरत हाल से पहले? इस सिचुएशन से निपटना कैसे, इसके लिए जो जीबी हुकूमत है उसकी जानिब से या इंतजामिया की जानिब से क्या प्लानिंग की गई थी, कुछ तरह हमें बताएंगे कुछ पॉइंट्स उसके? जी देखिए, यहाँ पे जो इदारे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके एहलकार हैं, उनको अलर्ट किया गया था क्योंकि वो थ्रेट अलर्ट 10 दिन पहले जारी हो चुका था। बताया गया था, मीडिया के ऊपर भी बताया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, मुकामी इंतजामिया है। फिर अब जब वो रेस्क्यू का काम शुरू हुआ तो जाहिर है फिर पाक फौज की मदद ली गई, हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम पुलिस वहाँ से रेस्क्यू किए गए। सारे इस्लामाबाद की तरफ भी और फिर दिल्ली की तरफ सारे रास्ते बंद हो गए। ठीक है, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। ईमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन गिलगित बल्तिस्तान। वो ये बता रहे हैं कि इदारे जो हैं रेस्क्यू के, उनको अलर्ट भी कर दिया गया था और जब सूरत हाल ज़्यादा कंट्रोल से बाहर निकली है तो फिर पाक फ़ौज का इदारा जो है वो भी दरमियान में आया और उनकी जानिब से भी कई सयाहों को रेस्क्यू किया गया है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंड स्लाइडिंग के इस वक्त जो है ना काफ़ी केसेस वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फ्लैश फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो तमाम लोग आई होप जो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं और जो हमें देख रहे हैं वो महफूज भी रहें और कोशिश करें कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई सयाह है अपने घर से दूर है और उन तक रेस्क्यू इदारे नहीं पहुंच पा रहे, तो आप अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो। और हम अपील भी करते हैं कि प्लीज़ इन इलाकों का अभी रुख ना करें क्योंकि इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल है, जो मौसमी तब्दीली है, वो इन इलाकों को ज़्यादा इफेक्ट करिए। ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, इवन कश्मीर में भी इस वक्त शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। तो आप इन इलाकों का रुख ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। आप मेरे ख्याल से तो आप अपने घरों में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मेन जो शहर है इस्लामाबाद, पिंडी की भी बात करें तो वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल हमें देखने में मिल रही है। वो जो एक कर्नल साहब हैं और उनकी बेटी, वो भी जिस तरह से सैलाबी रैली में बह गए, वो तो अपने घर से बाहर निकले थे। जो भी सिचुएशन है ना वो डेफिनेटली आपको टीवी के जरिए मिलती भी रहेगी और सोशल मीडिया आपको पता है कि उसके ऊपर तो वीडियोस वगैरह आई जाती हैं, तो आप तमाम लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड भी रहते हैं। अगली स्टोरी जो है हमारी वो सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है और इसके ऊपर फाइनली पाकिस्तान के अंदर भी अब कुछ कानून साजी होने वाली है कि सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं उनके लिए उम्र की पाबंदी से मुतालिक एक बिल मुतारिफ करवाया गया है जिसमें 16 बरस से कम उम्र के अफराद के सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी आयद करने की बात की जा रही है। इस बिल का मकसद जो है वो कम उम्र लोगों की सोशल मीडिया तक रसाई को रेगुलेट करना और बिल का उन्वान रखा गया है सोशल मीडिया एज रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स बिल 2025, जिसे जायजे और सिफारिशात से मुतालिका कायमा कमेटी को भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, जो बहुत अच्छा इकदाम है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अब ये चीज़ आ रही है, पहले बहुत सारे ममालिक, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप की कई कंट्रीज किया गया है। और जब वो अपने बच्चों को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया से, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहरहाल जी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद मसरूर एहसन और सरमद अली ने मुजवजा कानून ऐवान में पेश किया है और बिल में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि कानून तो बन जाते हैं लेकिन फिर जो सजाएं हैं अगर वो नहीं मिलती, जजा सजा का निज़ाम नहीं होता, तो फिर लोग उसको वायलेट करते रहते हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कम उम्र के सारिफीन को इजाज़त जो है वो नहीं होगी, उन्हें 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है अगर वो इस कानून को वायलेट करते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो नाबालिगों को अकाउंट्स बनाने
में हेल्प करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग उन्हें भी 6 माह की कैद की सजा हो सकती है। तो बेसिकली तो इस तरह के अकाउंट्स बनाने के पीछे बड़े ही होते हैं, तो आप उनको भी अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको जेल जाना पड़ सकता है और फिर ज़ाहिर है जुर्माना भी हो सकता है। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसकी तरफ से भी इस सिलसिले में काफ़ी काम किया जा रहा है। अब सवाल जो है वो ये है कि क्या वाकई में इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में हो सकेगी। वैसे तो अभी बिल ही पेश किया गया है, लेट्स सी ये पास होता है या नहीं होता। इस वक्त बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मसरूर एहसन साहब। अब चलते हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो इस बिल के बारे में मैं जानना चाहूँगी, इसके बिल के बारे में बताइएगा और इसको पेश किया जाना कैसा है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल सोशल मीडिया के सिलसिले में, क्योंकि आजकल और पाकिस्तान में जो तहकीक हुई है बहुत सारी जगहों पर, तो उसमें बहुत सारे बच्चे नौउम्र बच्चे इससे मुतासर हैं। वो कि बच्चों में और नौउम्र में सोशल मीडिया के वसी और ज़्यादा इस्तेमाल और बातचीत करने के तरीक़ार से दुनिया के को नेविगेट करने में एक अपना किरदार अदा किया है। अगरचे सोशल मीडिया के फ़वाइद भी हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं, जिससे ये होता है कि साइबर इस्तेमाल करने से धौंस का ज़्यादातर देखा गया है, ऑनलाइन हिरासा करने का देखा गया है, बच्चों की नींद में खलल का देखा गया है और इस तरह के परेशानी और डिप्रेशन के वाक़यात देखे गए। तो मैंने सोचा क्यों ना, और हमारे लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस पर काम करें और बच्चों के लिए और दुनिया के और दीगर महज़्ज़ब मुल्कों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, ग्रीक में और न्यूजीलैंड में और साउथ कोरिया में ये कानून नाफिज हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ बहस इस बात की कि इसके मस्बत और मनफी पहलू भी हैं। मस्बत पहलू ये हैं कि जैसे कि मलाला यूसुफजई ने तो 11 साल की उम्र में बहुत कुछ व्लॉग में लिख दिया और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। और इसी तरह एक है मिस्टर बीस्ट, उसके 2,35,000 सब्सक्राइबर हैं और उससे वो दुनिया में कई नई तख्लीकें भी करता है। और उसके बाद सिर्फ 2023 में उसने $100 मिलियन उसने खर्च किए हैं तिब्बी सहूलतों के लिए, समुद्रों की सफाई के लिए। लेकिन ये बुनियादी बात जो मेरे जहन में थी कि बच्चों में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला है। अच्छा, इसके मस्बत पहलू मनफी पहलू भी हैं, लेकिन मस्बत पहलू ये हैं कि जो मैंने आपको बताया कि इससे बच्चों में ये जो मैंने आपको निशानदेही की, इससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा होगा। मुझे बहुत सारे बच्चों ने और उनके वालिदैन ने फ़ोन भी किया कि अंकल ये आप क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा रात को सोते हो? बोला नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बच्चों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए है। बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बिल्कुल ज़रूरी था। जिस तरह आपने खुद भी कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर ये राइज हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। असल जो चैलेंज है मसरूर साहब, वो अब इसको इम्प्लीमेंट करने का है। किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि इस पर बाकायदा अमल दरामद भी हो सके। देखिए, अभी ये बिल अपने प्रोसेस में है, ऐवान में पेश किया गया था और ऐवान ने इसको अक्सरियत से मंजूर किया है और इसको फिर स्टैंडिंग कमेटी में पेश करने को कहा है। स्टैंडिंग कमेटी में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। हमने कंसेप्ट ऑफ पेरेंट्स को भी देखना है हमें, क्योंकि पेरेंट्स के उनका क्या कंसेप्ट है। हमें स्कूलों में जो ऑनलाइन तालीम दी जाती है उसको भी देखना है, हमें मीडिया को भी देखना है। इन सब लोगों की राय लेने के बाद हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन इसमें ख़ास बात जो है, ये इस बिल में जो ब्रैकेट में है, एज रेस्ट्रिक्टेड बिल है। दुनिया में कहीं पे 16 साल की उम्र में हो गया है, कहीं पे 13 साल की उम्र में कर दिया गया है, इंडिया में 18 साल की उम्र में, और उन्होंने तो बहुत नरम किया है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम इसको बेहतर तरीके से कर दें। वैसे बहुत अच्छी बात है। आपका कहने का मकसद ये है कि आप जो जी कंप्लीट करिए। आपने एक बात की कि इस पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखें, हुकूमतें हमारे माशरे में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये बात 1994 में हमारी चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद रानी ने यूनाइटेड नेशन के एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा था कि हुकूमतें हमारे बच्चों को तालीम नहीं देती, वालिदैन बच्चों को तालीम देते हैं। अक्सर माएँ बच्चों को तालीम देती हैं।
हुकूमत लेकिन ये ट्रेंड जो है ना मसरूर साहब ये भी बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा अब तालीम जो है वो सोशल मीडिया और एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाता है बच्चों को, जो कि उनकी उम्र के लिए शायद ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा इकदाम होगा। मैं खुद इसकी एडवोकेसी करती हूँ कि बच्चों को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 16 साल से कम उम्र या वो तमाम लोग मौजूद नहीं है जिनके ऊपर, जिनकी जिंदगियों के ऊपर इससे फर्क पड़ेगा अगर ये बिल लागू हो जाता है, तो लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। बच्चे ये भी कहते हैं 16 साल की कम उम्र की कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ही उनका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो वो दुनिया से पीछे ना रह जाएं। दुनिया के अंदर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो एजुकेट होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो उनके लिए क्या कोई ऐसी प्रोविजन रखी जाएगी इस कानून के अंदर कि वो दुनिया से पीछे भी ना रहें और उसके साथ साथ उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो कि गलत तरीके से हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सके? देखिए, मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। इसका मतलब है कि मेरे जहन में ये कंसेप्ट भी है, ठीक है ना। और जब मिस्टर बीस्ट की और मलाला यूसुफजई की, मलाला ने तो 11 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था, तो इस तरह मेरे जहन में ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम स्कूल के जो लोग हैं माहिर तालीम से भी मशवरा लेंगे और पेरेंट्स से भी उनका भी कंसेप्ट मालूम करने की कोशिश करेंगे, जो हमें सारी चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बनेगी। एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर इसमें राय देंगे। लेकिन आम रुझान यही है कि इससे बच्चों में, सिर्फ पाकिस्तान में मैं आपको अगर बताऊं, मेरे पास मैंने निकाला, सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर में साइबर हिरासानी का केस 20 में हुआ। एक नॉर्मल लड़की की शिकायत पे उसको हिरासा किया जा रहा था। बच्चों के इस्तेमाल और ऑनलाइन गलत इस्तेमाल का केस हुआ। FIA ने फैसलाबाद में इसकी तहकीक की और गिरफ्तार किया। कसूर में नाबालिग बच्ची का कत्ल 2019 में हुआ। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल मसरूर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे बहुत सारे केसेस की मिसाल भी मेरे पास है। एग्जैक्टली इन द एंड ये बता दीजिएगा, बेहतर होगा। हम भी लोगों से कहते हैं और माशरे पे जो असर रखते हैं और इन चीजों को समझते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में हमें अपनी राय दी। मसरूर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये बता दीजिएगा कि ऐवान में जब इसको पेश किया गया है तो क्या कोई कहीं से रेजिस्टेंस भी आई है या फिर यूनानिमसली सबने इसके हक में वोट दिया, जितने भी मेंबरान थे? नहीं, यूनानिमसली तो नहीं दिया, इस पे वोटिंग हुई थी। मेजॉरिटी वोट से ये बिल पास हुआ है और इसको स्टैंडिंग कम, इसीलिए जब इख्तलाफ होता है तो फिर इसको कमेटी में भी सामने रख दिया जाता है। इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, वो सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन जनरली एक अच्छा रेस्पॉन्स है, लोग इसको सराह रहे हैं, इसको सराहा ही जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मसरूर एहसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मेरे ख्याल से बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंट उनके बनाने पे पाबंदी है, अपनी निगरानी में पेरेंट्स उनको फोन अगर देना भी चाहें जरूरत के तहत, लेकिन अपनी निगरानी में। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, कानून बन भी जाए, लेकिन उसके बावजूद आजकल तो बच्चों की असाइनमेंट्स फोन पे आ रही होती हैं। बच्चों को बताना, ये उनको समझाना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके भी होते हैं जिसके जरिए आप पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स तक। खैर, इसके ऊपर हमने और भी बात करनी है। हमारे साथ एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे, इस पे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि सेनेट के अंदर जो अब बिल पेश किया जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र अफराद जो हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने के ऊपर पाबंदी होगी। इसके असरात अब क्या होंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड ओवरऑल अगर इसको हम देखें डिजिटल स्पेस के अंदर पाकिस्तान में इसका क्या मतलब है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मारूफ यूट्यूबर हैं एंड अपने आप को सैटिरिकल थिंकर भी कहते हैं, रज़ा सम्मू। आप सब इनको जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उनको वेलकम करते हैं। रज़ा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। रज़ा, सटायर में ही जवाब देना चाहेंगे आगाज़ में, उसके बाद सीरियसनेस में आ जाएंगे कि ये जो 16 साल से कम उम्र के जो यंगस्टर्स हमारे होंगे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे अगर ये कानून बन जाता है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक तो जवाब जो है वो मैं तो सीधा ही सिंपल सा ही रखता हूँ, वो बीच में आ जाता है तो वो मेरी आमद हो जाती है जी वो आमद हो जाती है। बट आपके क्वेश्चन पे चलते हैं तो जो कंसर्न है इसके पीछे वो तो बिल्कुल समझ आता है कि ऑफ कोर्स अभी उसके पीछे जो रीजंस बताए जा रहे होंगे कि एक्सप्लॉयटेशन होती है, साइबर क्राइम है, वो रुक जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं, एडिक्शन है,
ये भी कहा जाता है कि स्क्रीन की जो एडिक्शन है इट इज़ इक्वली बैड एज सम सब्सटेंस की जो एडिक्शन होती है, जैसे कोकेन वगैरह हो गया है, तो ये नशे से इसको कंपेयर किया जाता है। वो सब सही है, सही चीज़ें। कंसर्न जो है ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ब्लैंकेट बैन हम कर देते हैं कि सभी बैन कर दो, वो ठीक नहीं है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हम जिनको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, हमने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन भी वहीं से लिए, तो वहाँ के डायनामिक्स भी अलग हैं। एक तो वहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, उनको एग्जैक्टली वहाँ पे स्टडीज़ इतनी होती हैं, उनको पता है कि उनके जो यंगस्टर्स हैं वो कितना डिप्रेशन में गए हुए हैं। दे हैव परसेंटेजेस ऑफ एवरीथिंग। आप उनसे बात करो तो यहाँ पे आपको पता है हम अभी तक तरीके से आदमशुमारी नहीं कैलकुलेट कर पाए, तो हमारे पास ये एक तो स्टडीज नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है जो कदम वेस्ट उठा रहे हैं वही अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारे लिए ये सूटेबल होगा। लेकिन रजा, जिस तरह आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वहाँ पर सिचुएशन चेंज है, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, उनको सेंस भी है चीज़ों को इस्तेमाल करने की। यहाँ पर ज़रा एजुकेशन वाइज हम काफ़ी पीछे हैं, तो हमें समझ नहीं आती इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। आपके पास कोई बेहतर तजवीज़ है? अगर इस तरह ना हो तो फिर किस तरह से होना चाहिए, कैसे काबू पाया जाना चाहिए इसके मिसयूज़ पर? जी, इसका एक तो इस पर ये है कि बजाय कि हम पूरा ब्लैंकेट बैन करें, उससे एक तो फायदा ये होता है, मैं बताऊं, उससे फायदा ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना उससे छूट जाती हैं। एक तो इदारे भी छूट जाते हैं और दूसरा जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो उनको चेक रखना पड़ेगा कि हमारा बेटा क्या देख रहा है इंटरनेट पे, उनको देखना पड़ेगा कि ये किसको फॉलो कर रहा है, और जो इवन जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर भी ऐसे फिल्टर्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे जो बच्चों के लिए सेफ होते हैं। तो ये थोड़ा सा काम है, ये एक एक्स्ट्रा काम है। अब जब ये सारा ही बंद तो बहुत इजी हो गया, इदारों के लिए भी इजी हो गया, साइबर क्राइम इतना कम हो गया, इदारों को ज़रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना ही पेरेंट्स को कोई मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन इसका क्योंकि ब्लैंकेट बैन है तो इसके नुकसान भी हैं। अभी बहुत सारे, आपको पता होगा, पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में है जहाँ पे जो फ्रीलांसिंग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं ये मैं इसी तरफ आने लगी थी। मैं आपको बताऊं रजा, मैं इसी तरफ आने लगी थी। ये जो आप बात करने लगे हैं कि एक तरफ तो वो बच्चे, अगर मैं इनको बच्चा कह सकूं, नौजवान कह लेते हैं 16 साल से कम उम्र के, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिर्फ अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक तरफ। लेकिन ऐसे भी हैं जो फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से तो डेफिनेटली फिर रेजिस्टेंस आएगी और वो सवाल करने में मुझे लगता है कि हक बजानिब भी हैं कि भाई हमारा रोजगार आप क्यों बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और रोजगार के मसले मसाइल हैं, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि कहीं पर कोई ऐसा फार्मूला बनाया जा सकता है कि जो कमा रहे हैं इससे, या इसको जिन्होंने प्रोफेशन के तौर पर इख्तियार किया हुआ, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनको थोड़ा रिलीफ दिया जा सके? लेकिन डेफिनेटली इदारों को काम करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमें कि पूरा बैन नहीं करना पड़ेगा। हमें अक्सर ये लगता है कि वो आंखें ही हम बंद कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा, ऐसे नहीं है। हम उस वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने फ्रीलांसर्स की बात की है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं और इवन वो पहले से भी परेशान है, क्योंकि देखें हमारे पास पेपाल जैसी सर्विसेज नहीं है, बाहर से क्लाइंट आता है तो कुछ मेथड्स होते हैं पेमेंट के जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर इंटरनेट के ऑलरेडी हमारे पास मसले होते हैं, शार्क जब दिल करता है लगाया जा रहा है तो फ्रीलांसर्स पे जी, तो वो ये ऑलरेडी इश्यूज हैं। फिर अब ये हम अगर करेंगे तो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। और कंसिडरिंग कि हमारी जो आईटी की इंडस्ट्री है, जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, वो दुनिया की टॉप 5 में आती है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा धचका पड़ेगा। और ऑफ कोर्स वो भी एक रेमिटेंस ही है, एक्सपोर्ट सर्विसेज है, तो उसको हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन जो मुझे समझ आता है कि रेगुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कि कितना स्क्रीन टाइम वो बच्चे को दे रहे हैं। अभी जैसे पता चला कि बिल गेट्स जो है वो अपने बच्चों को
स्क्रीन टाइम नहीं देते, या इस तरह के बहुत सारे लोग मार्क ज़करबर्ग नहीं देते हैं, वो तमाम लोग जो जिन्होंने बेसिकली ये सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं वो समझते हैं कि इसका नुकसान कितना ज़्यादा है। चाइना की मिसाल हमारे सामने है, रशिया जो है वो इस तरह के इकदाम अब करने जा रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये है कि बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रज़ा, आपने वक्त दिया और बड़ी अच्छी आपने बात की है। फोरसी करना है इसके डेंजर्स को, ये बड़ा ज़रूरी है और किया भी जा रहा है, लेकिन शायद इसको बेहतर तरीके से, बेहतर प्लानिंग के साथ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा अल्टीमेटली इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाने से। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे साथ में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के नौजवान जो हैं वो रिवायती तरीकों से जॉब की ऐसी नौकरी तलाश करने की कोशिश करते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, काम की आज़ादी हो और फिर अपनी पसंद का माहौल भी हो। इसी तलाश में एक प्लेटफॉर्म उनका बेहतरीन साथ दे सकता है और वो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। पाकिस्तान की तकरीबन 29% आबादी की उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है, जो एक बड़ी वर्क फोर्स का हिस्सा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये नौजवान अपनी प्रोफेशनल मौजूदगी को लिंक्डइन पर किस तरह से मौसर बना सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे और भी सवाल हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं HR एक्सपर्ट महरीन अनवर। महरीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको शो में। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। महरीन, सबसे पहले तो ये बताएं, लिंक्डइन पर बहुत सारे लोग मौजूद भी हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं भी मौजूद, उनको शायद लगता है कि यहाँ पर सिर्फ CV अपलोड की जाती है। जॉब फाइंडिंग्स किस तरह से होती हैं नौजवानों के लिए, जॉब ढूंढने के लिए कितना मौसर है ये प्लेटफॉर्म? देखिए, जब हम लिंक्डइन की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि हम बाकी जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, उसी तरह से लिंक्डइन एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो जॉब हासिल करना चाहते हैं या अपनी करियर बिल्डिंग चाहते हैं या इवन अपनी पर्सोना बिल्डिंग के लिए भी। इफ़ समबडी इज़ नॉट इवन फाइंडिंग अ जॉब, आई थिंक दे शुड हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज इट टेल्स कि वो बंदे का पर्सोना क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी स्टूडेंट इवन यूनिवर्सिटी में होता है तो उसे तभी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेनी चाहिए। और ठीक है, फिर इंसान सोचता है कि उसने कौन सा करियर ऑप्ट करना है, आगे क्या करना है, और लोग अक्सर अपने करियर में चेंजिंग्स भी ले आते हैं 1-2 जॉब्स के बाद, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट जहाँ तक बात है CV अपलोडिंग की या रेज्यूमे की, तो आई थिंक CV अपलोडिंग तो इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इट। आपका पूरा पर्सोना, आप किस तरह की पर्सनालिटी रखते हो, आपको किस तरह के शौक हैं, आपके पैशंस हैं, आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, आप करना क्या चाहते हो, देयर इज अ लॉट मोर टू डू देन ओनली अपलोडिंग अ CV। एंड व्हाट इज दैट, व्हाट कैन वी डू? लाइक अगर मैं अपनी बात करूं महरीन, ऑलरेडी मैं एक प्रोफेशन में हूँ, मुझे तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा हो चुका है मीडिया के अंदर काम करते हुए, लेकिन मैं अपना पर्सोना जो है वो लिंक्डइन के ऊपर किस तरह से बिल्ड कर सकती हूँ? सिर्फ CV अपलोड करना काफ़ी नहीं है, और कौन कौन से स्टेप्स हैं, ज़रा एक एक करके वो स्टेप्स बताइएगा कि क्या क्या मुझे करना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। अच्छा, ओवर टाइम जिस तरह से हम ये देखते हैं ना कि मैं बार बार इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ कि हम लोग इतना रिलीजियसली उस पर पोस्टिंग कर रहे होते हैं, उसकी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे होते हैं डेली की। हम लोग अपनी जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती है वो हम अपलोड कर रहे होते हैं, और हमें इतनी आदत पड़ चुकी है, और जेन ज़ी को तो हमसे ज़्यादा आदत है कि हम लोग रात को कुछ ना कुछ पोस्ट किए बगैर सो भी नहीं सकते हैं। सो इन द सेम वे मैं लिंक्डइन को, क्योंकि मैं HR प्रोफेशनल हूँ, मैं करियर में हूँ, तो मैं लिंक्डइन को उसी तरह से लेकर चलती हूँ और मैं सजेस्ट करती हूँ कि बाकी लोग भी उसी तरह से लेकर चलें। सो वहाँ पे भी फीचर्स उसी तरह से अपडेट होते हैं, ऐड होते हैं जिस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। सो प्रोफाइल पिक्चर इज द मेजर थिंग। प्रोफाइल पिक्चर और कवर एक ऐसी चीज़ है जो कि फॉर मी एज अ रिक्रूटर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे हम पाकिस्तानियों को थोड़ी सी शाइनेस होती है किसी भी नई चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, किसी भी कोई भी नई चीज़ हम बनाते हैं, हम कहते हैं पता नहीं इस पे कोई हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं हो जाए, कोई बैड चीज़ नहीं हो जाए, कोई इसका डिसएडवांटेज ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दफ़ा ज़िंदगी में हर चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए, बिल्कुल, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ही ये सोच लेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं होगी, ये तो ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा? बिल्कुल, मेरी जिंदगी में वो कर नहीं सकते। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग नेटवर्किंग जो है वो भी जायरा करते हैं, और मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जिस तरह आपने बात की कि
आप सुन पा रही मेरी? जिस तरह कुछ लोग जो हैं वो नेटवर्किंग करते हैं और एक दूसरे को मैसेज ज़ाहिर उसके लिए करना पड़ता है, ये कितना सही है? क्योंकि कुछ लोग जिस तरह आपने कहा कि जब आप एक चीज़ करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा, उसमें भी कुछ लोग शाइनेस महसूस करते हैं, तो नेटवर्किंग होना लिंक्डइन पे कितना ज़रूरी है? ठीक है, देखिए लिंक्डइन एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ही है। सबसे पहली बात तो ये रेज्यूमी, पर्सोना, ये सब कुछ तो हम ज़ाहिर बनाते हैं कि जी हम कैसे इंसान हैं या हम क्या करते हैं, बट बेसिकली हम लोग ये सब कुछ कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें नेटवर्क करना है। और ज़रूरी नहीं है कि हमने बैठे हुए सिर्फ अपने सर्कल में नेटवर्क करना है, हम पाकिस्तान में बैठे हुए ग्लोबली किसी भी कंट्री के किसी भी कंपनी के लोगों से नेटवर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात है कि जी हम नेटवर्क कर रहे होते हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो देखिए ये वही वाली बात है कि इफ़ वी आर ऑन दी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स एज वेल, तो हर जगह पे उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस हैं। आपको हर जगह पे अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छी नेटवर्किंग, आपकी करियर बिल्डिंग। अच्छा मेरी, हमारे पास वक्त कम है, मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को स्पेशली हम जेनजी को टारगेट करके ये बात करें जिन्होंने वर्कफोर्स का हिस्सा बनना है या कुछ है, क्या हमारे रिक्रूटर्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं? उनके माइंडसेट के अंदर तब्दीली आ रही है कि अब 9 to 5 नहीं करना चाहता है हमारा जेनजी, वो ये चाहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, वर्क फ्रॉम होम की भी इजाजत हो उसको? क्या हमारे रिक्रूटर्स के अंदर तब्दीली आ रही है उनके माइंडसेट में? असल में ये रिक्रूटर की तब्दीली नहीं, ये एम्प्लॉयर की तब्दीली है कि जो कंपनीज हैं जो चल रही हैं, क्या वो कंपनीज जो हैं वो इस तरह के काम देना चाहती हैं? तो बिल्कुल, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो बिल्कुल दे रही हैं बहुत सारी टेक कंपनीज। और मेरा ख्याल है कोविड एक ऐसा पीरियड है जहां पे एक ऐसी ट्रांजिशन हमने देखी है कि उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम मॉडल में शिफ्ट हो गई हैं। तो जेन जी के लिए जिनको फ्रीडम भी चाहिए, उनको ओनरशिप भी चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए, तो उनके लिए ये वर्क फ्रॉम होम मॉडल आई थिंक अच्छा है। लेकिन विद दैट कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक चीज़ लैक करती है जेन जी में वो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगी कि इफ़ दे वांट फ्रीडम, इफ़ दे वांट वर्क फ्रॉम होम, इफ़ दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी विद द आवर्स, तो आपको इस तरह से अपना सेल्फ डिसिप्लिन भी शो करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को या रिक्रूटर को, और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डेडलाइंस मतलब जेन जी जो है ना, एक नजरे करम उनको अपने आप पर भी करनी पड़ेगी। अच्छा मेरीन, ये बताएगा कि कौन सी गलतियां हैं, कॉमन गलतियां जो लोग, जो नौजवान लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं उसमें कर रहे होते हैं, जिनसे अवॉइड, जिनसे करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले मैं बात ये करूँगी, जिस तरह से मैं कह रही थी कि प्रोफाइल पिक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई डोंट नो कि हम क्यों इतना शाय करते हैं, स्पेशली औरतों के लिए, कि हम लोग एक विमेन एम्पावरमेंट सर्कल में अब ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, आई एम रियली ग्लैड कि ये हो रही है हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, आईटी में स्पेशली। तो आई थिंक प्रोफाइल पिक्चर अपनी बहुत प्रोफेशनल और अपनी ही लगानी चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है फॉर अ रिक्रूटर, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो टैग लाइन है, टैग लाइन आप देखते हैं कि हम कोई भी ब्रांड की किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कुछ भी करते हैं, ब्रांड लाइन या टैग लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है कि यार ये तो फॉर एग्जांपल टपाल दानेदार की है या किसी भी और ब्रांड की है, सही है। सो आई थिंक ब्रांड, आपकी जो टैग लाइन है वो आपको एज अ ब्रांड शो कर रहा है टू द रिक्रूटर, टू द एम्प्लॉयर। इवन अगर आप जॉब नहीं भी ढूंढ रहे, आप किसी के साथ नेटवर्क भी कर रहे हैं, तो अगले बंदे को आपका पता ही इसी तरह से चल रहा है कि यू नो दिस इज यू, दैट कुड बी एनीथिंग। इवन जब मैं आपसे ये बात करती हूँ कि इवन कोई बिजनेसमैन है, किसी का कोई, आप जिस तरह आपने बात की कि जी आप इतना अरसे से एक यहाँ पे मीडिया में है, तो आपकी पर्सोना के लिहाज से टैगलाइन होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा है। इवन मेरा अब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन एंटरटेनमेंट के लोगों के साथ होता है, म्यूजिशियंस के साथ होता है, उन लोगों की भी लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, एवरीबॉडी हैज़ इट। और मुझे लगता है कि होनी चाहिए। हम लोगों के दिमाग में ना कुछ चीज़ें हम लोग इनबिल्ट होती हैं हमारे, कि हम अपने आप को खुद ही रिस्ट्रेन कर लेते हैं कि जी हम इसी तरह से सर्टेन चीज़ को सोचेंगे, हमने उसके आगे नहीं बढ़ना। इन द एंड मैं ये चाहूंगी, क्योंकि आप एक एचआर एक्सपर्ट हैं, क्या कोई ऐसे स्टैट्स आपके पास हैं जो आप शेयर करना चाहें कि लिंक्डइन के थ्रू जो है लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और अगर बेहतर तरीके से लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपकी करियर के लिए अच्छा होगा? कोई स्टैट्स वगैरह जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? एग्जैक्ट स्टार्ट्स तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज़ वो कह लें कि एक बहुत ही एक्सपोजर उसका बहुत ज़्यादा है उस चीज़ का। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर आपको कह सकती हूँ कि डेली के हिसाब से अगर आप मुझे कहें, मैं जिस तरह से लिंक्डइन देख रही होती हूँ, आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, और भी लोगों के हैं, रिक्रूटर्स के बहुत ज़्यादा जो है नेटवर्किंग है, तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों के हिसाब से लिंक्डइन पे नौकरियाँ मिलती हैं, और लोगों को
अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद भी लिंक्डइन को पाकिस्तान में आए हुए बहुत अरसा हो गया है, उसमें दिन ब दिन फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब तो वेरिफिकेशन बैज जो हम लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं, लिंक्डइन हैज़ अ वेरिफिकेशन बैज जो आप जिसके लेने के बाद आप मजीद जो है मतलब आपको नौकरी मिलेगी, आप करियर के अंदर ग्रो कर सकते हैं बशर्ते कि आप लिंक्डइन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है मेरीन, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े ऐड करना चाहूंगी जी, कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये करना चाहूँगी कि हम लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं सोचते या ये करते हैं कि अच्छा 4-5 जॉब्स अप्लाई कर दिए हैं, हम लोग मोराल अपना डाउन करके बैठ जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिली। ठीक है, व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग, आपको 100 नौकरियां भी अप्लाई करनी पड़े आप करो, आपको 1000 लोगों को अप्रोच करना पड़े आप करो। आप सिर्फ 2, 4, 5, 6 अपनी मर्जी की नौकरियों पे अप्लाई करके और वो फिर अगर नहीं होती आपके, हो सकता है देखिए आपको नौकरी पसंद आ रही हो, एम्प्लॉयर को आप नहीं पसंद आ रहे हो, रिक्रूटर को आप नहीं पसंद आ रहे हो, तो यू हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे और आपको मोराल डाउन नहीं करना। जेन जी की एक बस वो जो एक छोटी सी बात है ना, दिल पे ले लेते हैं एंड दे जस्ट डोंट वांट टू इम्प्रूव इट। तो आई थिंक कि हमें जेन जी को थोड़ा सा जरा पढ़ना भी चाहिए ना इस मामले में कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आपको स्टबर्न होना पड़ता है, जो चीज चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत नहीं छोड़नी। और अगर आप स्टबर्न रहेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देगी जो आप चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मेरीन अनवर, मेरीन थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर जो देखने वाले हैं उनकी बहुत रहनुमाई हुई होगी, वो अवेयर हुए होंगे कि लिंक्डइन को किस तरह से इस्तेमाल करना। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ ना, वो जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक खुशबू मुझे कहीं से आई, जाते हुए ऑफिस से मैं घर जा रही थी, रास्ते में मुझे खुशबू आई और उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट जो है ना वो मेरे दिमाग के अंदर आ गया। एंड आई थॉट माजी के झरोकों में ले गई खुशबू, माजी के झरोकों में ले गई। कहा जाता है वैसे भी खुशबू और म्यूजिक के बारे में कि ये किस तरह से आपको जो है ना आपके पास्ट में या किसी एक सर्टन इंसिडेंट तक लेकर जा सकता है, जो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा हमें सेगमेंट करना चाहिए कि क्या वाकई में खुशबू जो है वो आपको इस तरह से लेकर जा सकती है आपके माजी के अंदर, बेहतर जो इंसिडेंट्स आपकी ज़िंदगी में वाक़यात हुए उनके अंदर। तो और उसके बाद हमने ये सोचा कि इसको थोड़ा सा हम रिसर्च भी करते हैं। और जब हमने रिसर्च किया तो हमारे सामने एक तहकीक भी है। वो तहकीक जो है ना, वो तहकीक वो ये है कि मिजाज को तो बेहतर बनाती है खुशबू, दिमागी सेहत के लिए भी ज़ाहिर फ़ायदेमंद हो सकती है। जी हाँ, हाल ही में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक तहकीक हुई है और उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि सोते सोते वक्त खुशबू का सांस के जरिए दिमाग तक पहुंचना याददाश्त को बेहतर बना सकता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में जहनी कमजोरी को भी रोका जा सकता है। तो एक तो आप कह रही थी माजी के झरोकों में खुशबू ले जाती है, तो याददाश्त का भी इससे जो है ना वो गहरा ताल्लुक है। मेरे ख्याल से मुझे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अपनी याददाश्त में कमी महसूस होती है अक्सर, तो मेरे ख्याल भी हो गई है ना। अच्छा, खैर तहकीक के बारे में आपको बताते हैं कि 60 से 85 साल के अफराद को शामिल किया गया था जिनकी याददाश्त मुतासिर नहीं थी। उनमें से कुछ को रोज़ लेमन, लेवेंडर, पेपरमिंट और दीगर 7 खुशबुएं रात के वक्त 2 घंटे के लिए सूंघने के लिए दी गई। और 6 माह के बाद जब उनके नताइज सामने आए कि सब के सब दंग रह गए, हैरान रह गए। वो इसलिए क्योंकि उनकी याददाश्त में बेहतरी। अच्छा, आपने उम्र की बात की है ना, ये जो रिसर्च हुई है ना उसमें 85-86 साल के लोगों के ऊपर याददाश्त पे तजर्बे हुए हैं। तो मैं तो आयशा अभी तो आधे से भी अभी से करना शुरू कर देना ताकि आगे तैयारी ना हो। ये बड़ा जरूरी है। खैर हमने सोचा कि इसके ऊपर हम जरा बात करते हैं और किस तरह से खुशबुएं जो है ना वो आपकी याददाश्त को बेहतर कर सकती हैं या फिर आपको माजी के झरोकों में लेके जा सकती हैं। हमने सोचा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एंटरप्रेन्योर है और परफ्यूम के बिजनेस से इनका ताल्लुक है, साद आफरीदी। डेफिनेटली हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि खुशबुओं के दरमियान रहते हैं ये। साद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी मुस्कुराहट से जो है ना नजर आ रहा है कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं हमारी इन बातों को। तो खुशबू के बारे में बताइएगा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये या कितना असर करती है कि इंसान की शख्सियत के ऊपर। फिर हम मेमोरी की भी बात करेंगे कि कैसे हेल्प करती है मेमोरी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं सबको यही बताता हूँ कि स्ट्रेस दूर करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो खुशबू है। और कोई तो वजह होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबुओं का कसरत से इस्तेमाल फरमाया करते थे उन्होंने, और अपनी किसी चीज़ पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया। घर उनका बहुत सादा था और खाना बहुत सादा था, एक टाइम का खाते थे एक टाइम नहीं खाते थे, लेकिन खुशबुओं का वो कसरत से इस्तेमाल करते थे क्योंकि खुशबुएं हमें हमारे दिमाग को फरहत बख्शती हैं और हमें बेहतर परफॉर्म करने में मदद देती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। और ये जो आई है रिसर्च
मेरी इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि खुशबुओं के बहुत सारे अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और बहुत अलग अलग तरीके से लोग खुशबुओं को अपनी जिंदगियों में लेकर आ रहे हैं और उनको बहुत फायदे हो रहे हैं। और इसमें जो एरोमा थेरेपी की पूरी फील्ड है जिसमें एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, लेवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, तो इसके ऊपर तो काफ़ी रिसर्च भी हुई है और इसके ऊपर बहुत से लोग अब इसके ऊपर इसको इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल मैं सबको ये बोलता हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में खुशबुओं का एक अहम रोल होना चाहिए और उसको इस के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट दोस पीपल जो खुशबू लगाने के शौकीन नहीं होते या इस्तेमाल नहीं करते, उनको लगता है उनको ज़रूरत ही नहीं है। कौन सी ऐसी खुशबूदार लोग होते हैं, आई डोंट नो खुशबूदार होते हैं या उनको अपने बारे में गुमान ये होता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खुसूसियात हैं खुशबू की या परफ्यूम की जो उनको कायल कर सकती है नहीं जी हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए? जी मैं लोगों को बताता हूँ कि देखें, एक खुशबू जो है ना वो आपकी सेल्फ इमेज को बेहतर करती है और आपको रेडी करती है, आपको जोन में लेकर आती है। जैसे अगर आप जॉगर्स पहने और आपने स्वेट शर्ट पहनी हो और ट्राउजर पहने हो तो आपका खुद दिल चाहता है कि आप भागें। इसी तरह जब आप एक अच्छी खुशबू लगाते हैं और लगाकर फिर आप या तो काम पे जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं या दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इमेज और आपकी जो हर चीज ही बदल जाती है। यू फील गुड अबाउट योर प्रेशर भी दूसरों पे। एग्जैक्टली, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को कायल ज़रूर करना चाहिए जो मुतासिर होते हैं उनके खुशबू ना लगाने की वजह से। अच्छा, साथ ये बताइए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस वही वाला परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं जो उनको गिफ्ट में मिल जाए, कभी खुद से खरीदते नहीं हैं, यानी कि उनको अपनी पसंद का पता भी नहीं होता है। कैसे पता चले कि मेरी पर्सनालिटी के लिहाज से ना ये वाली खुशबू जो है ये अच्छी रहेगी या ये वाली अच्छी नहीं रहेगी? उसके लिए क्या आपके पास मैं कहूँ फॉर्मूला होता है या किस तरह से आप लोगों को गाइड करते हैं? जी अच्छा, खुशबू जो है ना वो उसका टेस्ट इवॉल्व करता है और ये एक रास्ता है जिस पे इंसान को कहीं यानी स्टार्ट करना पड़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जाता है तो उसको खुद चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह बचपन में हमें मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, फिर हमें फीकी चीज़ें ही पसंद आने लगती हैं, फिर बड़े होकर सब्जियां ही पसंद आने लगती हैं। इसी तरह खुशबुओं में जो लोग अपना खुशबू का शौक स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको यूजुअली ठीक है थोड़ा सा वक्त जो है ना लग जाता है। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए ये भी एक मुझे लगता है एक आर्ट है। उनमें से तो नहीं है जो नहा लेते हैं परफ्यूम के अंदर हर जगह लगा लेती, लेकिन मेरे साथ ये मसला हो जाता है, कपड़ों पे निशान लग जाता है मेरे से हमेशा। ये तो हर रोज का मसला है ना, आज मेरे कपड़ों पे ये साथ से जरा पूछ लेते हैं, साथ ये परफ्यूम का जो इस्तेमाल है ये कितनी टेक्निकल चीज है? जिस तरह मैंने कहा कि मुझे पता नहीं लगता, मैं कपड़ों पे लगाती हूँ और फिर वो निशान रह जाते हैं परफ्यूम के। दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो कोई लगाता नहीं है या लगाते तो इतना लगाते हैं कि वो भी दूसरों के लिए एक मुअम्मा बन जाता है, मसला बन जाता है। लगाना कैसे चाहिए साथ, जरा ये गाइड कीजिए। जी अच्छा, इसमें ना बहुत वेरिइंग ओपिनियंस हैं लोगों के, लेकिन मैंने जो अभी तक बेस्ड ऑन माय 10 years ऑफ एक्सपीरियंस जो मुझे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है वो ये है कि जैसे अगर आपने ये खुशबू ली और एक तो आपने अपने जो नेक है उसके ऊपर लगाया, अंडर आर्म्स के ऊपर लगाया और कमीज पहनने से पहले अपनी बनियान के ऊपर लगा दिया। उससे क्या होता है कि खुशबू की लास्टिंग भी रहती है और पूरा दिन आपकी जो खुशबू है वो चलती है। इसमें ये भी है कि बहुत से लोग स्किन पे लगाने का बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत सी बार स्किन पे लगाने से अवॉइड भी करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेग्रेंसेस में केमिकल्स होते हैं और जो आपकी नुकसान पहुंचा सकते हैं, रिएक्शन हो सकता है कोई। अगर आप कपड़ों में भी लगा रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, और ख़वातीन के लिए मोस्टली फ्लोरल्स होते हैं क्या? मर्द हजरात के लिए वैसे तो हम पहले भी इस पर सेगमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ी तजदीद भी हो जाए ना कि मर्द हजरात जो हैं उनके ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं परफ्यूम्स, तो उनको किस तरफ जाना चाहिए और ख़वातीन सिर्फ फ्लोरल्स की तरफ रह सकती हैं या इसके अलावा भी उनके पास ऑप्शंस हैं? मैं तो वैसे जेंट्स का, मैं तो अपने शौहर का परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, खरीदती हूँ मैं अपने हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो जेंट्स के परफ्यूम है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जी देखें, अगर आप सिर्फ 100 साल पीछे जाए ना तो जो मेजरली फ्रेग्रेंसेस होती थी उनमें रोज होता था, जैस्मिन, ऊद, एम्बर, मस्क। ये जो हमने फ्रेग्रेंसेस को जेंडर्स में क्लासिफाई करना शुरू किया है ये पिछले 100 साल में हुआ है, लेकिन वापस से आजकल ये चीज़ ट्रेंड में बहुत ज़्यादा आ रही है कि फ्रेग्रेंसेस का कोई जेंडर नहीं होता, आपको जो खुशबू पसंद आती है आप वो लगाएं। हाँ, इसमें जो फीमेल्स हैं उनको फ्लोरल ज़्यादा पसंद आती हैं
उनके ऊपर ज़्यादा सूट करती हैं, तो बहुत सी ख़वातीन वो लगाती हैं। और मर्दों को ओरिएंटल और हार्ड स्पाइसी एम्बर ऊद मस्क की फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा समझ में आती है, तो वो लगाते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, आपके दिमाग को फरहत बख्श रही है, आपने वो खुशबू लगानी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल राइट, यानी कि आपने लोगों पर नहीं जाना कि ट्रेंड्स क्या दुनिया के अंदर चल रहे हैं, आप खुद जिसमें कंफर्टेबल है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा करके। और खुशबू की अहमियत के बारे में वैसे तो बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन शायरी में कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया खुशबू को। एक तो हमारी शायरा है इरशाद, एक तो हमारी शायरा है, उनका नाम ही खुशबू की शायरा पड़ चुका था, परवीन शाकिर साहिबा की बात करी। उनका एक शेर है, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। तो खुशबू जो है लगाया कीजिए, और किस तरह से लगानी है वो साथ ने बता भी दिया। आई होप आपकी रहनुमाई हुई। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो गुज़श्ता साल में तैयार की गई थी 2024 में, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बहरान से निपटने के लिए 2030 तक 348 अरब अमरीकी डॉलर्स की माली मुआवनत दरकार है। ये बज़ाहिर एक नामुमकिन सा हदफ लगता है, मगर हालिया बारिशों से होने वाली तबाहकारियों ने फौरी इक़दामात की अशद ज़रूरत को उजागर किया। सवाल ये है कि क्या इतने फ़ंड्स हैं, और क्या पाकिस्तान के पास इतने फ़ंड्स अवेलेबल आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल एक जो फिगर दिया गया है वो है? अच्छा, सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास है या नहीं है, और इसके साथ साथ दुनिया भर से जो कॉम्पनसेशन है वो क्या इतनी होगी कि 2030 तक हमें इतने जो है फ़ंड्स मिल जाएं, जिससे पाकिस्तान जो है बेहतर तरीके से क्लाइमेट चेंज के असरात से निकल सके और इन चैलेंजेस से निपट सके। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम रोज़ाना ही तकरीबन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात भी कर रहे होते हैं, और हमें पता है कि पाकिस्तान एक वल्नरेबल कंट्री है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि 2030 तक 348 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान को चाहिए। कहाँ से आएंगे ये फंड्स अगले 5 साल? अगले 5 साल। और तखमीने में इसमें तकरीबन 150 अरब डॉलर तो सिर्फ डीकार्बनाइजेशन के लिए, कि कार्बन की जहाँ से एमिशन होती है उसे ख़त्म किया जाए। देखिए, ये एक रिपोर्ट तहकीक पर मबनी है, और उन्होंने जो इसको लिखने वाले हैं, जिन्होंने तहकीक की है, वो हो सकता है कि उन्होंने अपनी काम बिल्कुल ठीक किया हो, लेकिन हमें भी एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है, एक अपनी असलियत को देखने की ज़रूरत है। और अगर 348 अरब डॉलर नहीं होते तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी सर तोड़ कोशिश ना करें, क्योंकि अब जो तबाही हो रही है इस साल भी जो हुई है, और अल्लाह जाने आगे क्या होगा, क्योंकि फोरकास्ट तो है मज़ीद बारिशों की, ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया वाली बात तो बहुत पीछे रह गई थी। अब तो ये लम्हा कुछ और है, लम्हा एक्शन 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 का है। अब इसमें जो काम हम कर सकते हैं वो तो हमें ज़रूर फ़ौरन इमरजेंसी बेसिस पे करने चाहिए, और इसके 2 पहलू हैं मैं समझता हूँ। एक तो ये है कि हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस तरफ होना चाहिए, हमारी जो तरक्याती अहदाफ हैं, जो और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, बात कर चुके हैं पहले भी, वो सेकेंडरी होना चाहिए, वो फ़िलहाल तो मौखर कर देने चाहिए कुछ अरसे के लिए। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि हम कभी बड़ी बड़ी सड़कें या फैंसी ट्रेन प्रोजेक्ट। तो आप ये कह रहे हैं वो वाले जो फंड्स हैं वो इस तरफ इस्तेमाल करें, हमें रिलाय नहीं करना चाहिए कि बाहर से इमदाद आएगी तो कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान में इस अगर रिपोर्ट में आप जाएं देखें तो उन्होंने हाकमियत के निज़ाम के बारे में भी कुछ खदशात का इजहार किया है कि ये गवर्नेंस का भी इशू है, और ये बात कई हलकों में बार बार हो चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। नॉट जस्ट अबाउट फंड्स एंड इमदाद आएगी तो करेंगे, इल प्लानिंग। हमारे साथ कल माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम साहिबा SDPI से उनका ताल्लुक है, वो भी थी, वो ये बताई थी कि क्लाइमेट चेंज के असरात तो एक तरफ, उससे ज़्यादा असरात जो हैं वो इल प्लानिंग के हो रहे हैं, ना अहली की वजह से भी हो रहे हैं। इलीगल तामीरात जिस तरह से कर दी जाती हैं, अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ देखें, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, तो उनको रोकना ये तो हमारे हाथ में है। इसके लिए तो फंड्स की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो सिर्फ गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को एक्टिव होने की ज़रूरत है। गैर मेयारी तामीरात तो पूरे मुल्क में एक मसला है, और इसके बारे में वक्तन फ़क्तन बहुत सी शिकायत भी आई हैं। इस्लामाबाद से ले के आप किसी छोटे से छोटे ज़िले में चले जाएं तो ये एक मसला काफ़ी वाइड स्प्रेड है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारी डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा हुई है। अभी आपकी मरी के ट्रिप के बारे में अभी बात हो रही थी इस सेगमेंट से पहले
कितने मरी के रास्ते में कितने दरख्त हुआ करते थे, अब वो पहाड़ों की साइड चिल्लास से जो खबरें आ रही होती हैं कितनी डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर जी हो रही है। बिल्कुल। और जब तक कि इसके ऊपर जंगी बुनियादों पर काम ना किया जाए, और हमारे वज़ीर ख़जाना तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी हमारी वजूद के लिए ख़तरात दो ही शोबों का कर चुके हैं, पब्लिक में कह चुके हैं। एक क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली और दूसरी पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हर साल कम से कम 50 लाख आबादी हमारी बढ़ रही है। हमारे पास ज़राए कहाँ हैं कि इतने लोगों को लेकिन दरख्त जो काटे जा रहे हैं उन पे तो ज़ाहिर देखना पड़ेगा, लेकिन दरख्त लगाने का भी कोई उस तरह से ऐसे अभी हमें मंसूबा नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत का आपको लगता है कि इस तरह फोकस नहीं है, और किन इलाकों में हमें ज़्यादा ज़रूरत है दरख्त उगाने की? इस वक्त तो जो सूरत हाल है उसमें पूरे मुल्क में दरख्त उगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्लेन्स हैं, सेंट्रल पंजाब है, सिंध का इलाका है, सिंध का भी जो इलाका है वहाँ पे कई जगहों पे लोग कहते हैं कि जो नहरें हैं उनके साथ साथ ज़मीन को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे दरख्तों की ज़रूरत है। तो अब तो वो मौका चला गया कि हम किसी एक खित्ते पे फोकस करें और कहें कि जी यहाँ पे उगा लें तो बहुत अच्छा होगा। फिर दरख्तों की एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि जितनी अच्छी क्वालिटी के दरख्त हैं वो देर में उगते हैं, वो ज़रा सुस्त रफ्तार से उगते हैं। हमारे मुल्क में ये मोटरवे के साथ देख लें, इस्लामाबाद से लाहौर तक हुक्म आया था कई साल पहले कि जी यहाँ पे फॉरेस्ट्री होनी चाहिए और फॉरेस्टेशन, क्विक फॉरेस्टेशन, तो सारे के सारे यूकलिप्टस लगा दिए। अब यूकलिप्टस वो जो है उल्टा नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा फरहान साहब, इस साल का जो बजट आया है उसमें क्लाइमेट चेंज के लिए ख़ास तौर पर कितने फंड्स जो है ना वो मुख्तस किए गए हैं कि एक साल के अंदर हमने इतने, इस मालियाती साल में इतने पैसे हमने लगाने हैं? देखिए, वो क्लाइमेट चेंज का तो मामला ये है कि जो और ये बड़ा इसका जो है एस्पेक्ट वो ये है कि अगले 10 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहदा हुआ है जिसमें 20 अरब डॉलर के वो कर्जे हमें देंगे। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसका 1/3 क्लाइमेट चेंज के लिए होगा। ठीक है। होना तो वैसे मेरी राय में ये चाहिए कि वो तमाम का तमाम रकम क्लाइमेट चेंज पे ही जाए। लेकिन ये कि 6 से कॉम्पनसेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर और इसके असरात के अंदर वो बिल्कुल सिफर के करीब है, लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो इस वक्त पॉलिसीज़ बनी हुई हैं या जो काम किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, इज़ इट इनफ या इसके ऊपर मजीद काम होना चाहिए? और आपको प्रायोरिटी नज़र आ रही है उन जिम्मेदार फौरी तौर पर कौन से इकदाम है जो हुकूमत को फ़ौरन करने चाहिए? पॉलिसीज़ अच्छी हैं लेकिन कागज़ की हद तक। असल मसला आता है वहाँ पे आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन का, कि आप क्या काम करना चाहते हैं। और हुकूमत को अगर आप ये मेरे से पूछें कि जी फौरी कदम क्या उठाना चाहिए, तो एक तो ये होना चाहिए कि प्रायोरिटाइज़ करें। ये जो हम आए दिन सुनते हैं फैंसी प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की, वो फ़िलहाल मौखर करें, कुछ अरसे के लिए कर दें, 2-3 साल के लिए कर दें, बस लग के इसके ही जो मुख्तलिफ पहलू हैं। और इस साल जो अभी तक 200 से ज़्यादा, आज सुबह का फिगर था 235 अमात हो चुकी हैं, 500-600 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन हमें तरजीहात नज़र आ जाती है ना फरहान साहब कि हमने 45 दिन के अंदर अंडरपास बनाना है, चाहे उसका मयार जो है ना वो इस तरह से हो कि एक बारिश के अंदर सारी सड़क। और मयार का हाल ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स अभी तक कायम है, और अभी हम जो बना रहे हैं वो 4 दिनों में बह जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही थी और इसके ऊपर हम रोजाना बात इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार बात होगी तभी शायद इसके ऊपर काम भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।